बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था और हम तकरीबन उसके एंड तक पहुंच चुके थे। और हमें लास्ट लेक्चर में ह्यूमन आई, उससे पहले हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था। बेटा इस जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अकोमोडेशन, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है और इसका जो पेज है वो 59। तो आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 59 ओपन कर लें, ठीक है। अब अकोमोडेशन कि अगर मैं सिंपल आपको बताऊं कि अकोमोडेशन होता क्या है। अकोमोडेशन का मतलब है कि एक चीज़ जो है किसी दूसरे की निस्बत चेंज हो रही है। कि अब हम ह्यूमन आई की हिसाब से बात करें कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपकी ह्यूमन आई जो है वो अकोमोडेट करती है, ठीक है। अगर आप दूर देखना चाह रहे हैं तब आपकी जो आइज़ हैं उनकी वेरिएशन कुछ और होगी, और अगर आप किसी नज़दीकी ऑब्जेक्ट को देखें तब आपकी जो वेरिएशन आइज़ की वो कुछ और होंगी, ठीक है। इसका मतलब होता है अकोमोडेशन। अब बड़े देखिए अकोमोडेशन अगर कैमराज के लिहाज से बात करें तो कैमरा जो है उसमें हम फोकल लेंथ को चेंज करते हैं कि सपोज आपको अगर ऑब्जेक्ट जो है वो करीब लाना है या दूर लाना है तो आप उसके हिसाब से अपना फोकस जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये याद होनी चाहिए कि जो कैमरा के अंदर फोकस है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो द फोकस ऑफ कैमरा changes with the distance of ऑब्जेक्ट। पहली बात तो ये आपने याद रखी तो कैमरा जो मेन में मेड है कि इंसान ने खुद बनाया है वो नेचुरल नहीं है, तो लिहाजा उसका फोकस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले बेटा मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि अकोमोडेशन होता क्या है। तो बेटा इसकी जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 60 पर लिखी हुई है। आप सब अपनी पेज नंबर 60 ओपन कर लें। ये लिखा हुआ द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑफ रेटिना। अगर मैं अकोमोडेशन की डेफिनेशन की बात करूं, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। ये पेज नंबर 60 पर लिखी हुई है द वेरिएशन इन द focal length of eye lens to form sharp image on retina। फिर इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 60 पर लिखी है द वेरिएशन ऑफ इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म शार्प इमेज ऑफ रेटिना। आपको ये तो पता है कि ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है बेटा, वो बनती है रेटिना पर। तो जो आई है वो अपनी फोकल लेंथ में वेरिएशन करती है ताकि जो इमेज है वो शार्प बने रेटिना के ऊपर। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देख रहे हैं या नज़दीक से देख रहे हैं तो क्या होगा कि जो हमारे पास जो रेटिना है उसमें जो इमेज हमें बनानी है तो उसके लिए क्या है, आई लेंस अपनी फोकस को चेंज करेंगे। जब आई लेंस अपनी फोकस को चेंज करेंगे तो फिर जाकर शार्प इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर, ठीक है। ये डेफिनेशन क्लियर होगी। द वेरिएशन इन द फोकल लेंथ ऑफ अ आई लेंस टू फॉर्म शार्प इमेज ऑन रेटिना। यानी कि अगर आप शार्प इमेज डालते हैं रेटिना पर तो ह्यूमन आई की जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ में वेरिएशन ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है। तो इसको इस प्रिंसिपल को या इस मेथड को या इस टेक्निक को, इस प्रोसीजर को हम क्या नाम देते हैं, अकोमोडेशन का नाम देते हैं। अब बेटा इसमें होता क्या है कि हमारी जो आइज हैं इनके अंदर सिलिंडरी मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। क्या होते हैं, आइज के अंदर सिलिंडरी मसल्स होते हैं। वो मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होकर हमारी फोकल लेंथ को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उस सिलिंडरी मसल्स की जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहे हैं जो हमारा जो सिलिंडरी मसल्स हैं वो हमारे कर्वेचर को कंट्रोल करते हैं। इट कंट्रोल्स द कर्वेचर ऑफ लेंस। तो सिलिंडरी मसल का फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल द कर्वेचर ऑफ लेंस, ठीक है। बेसिकली हमारे जो आई है इसके अराउंड सिलिंडरी मसल्स होते हैं। वो मसल्स क्या करती हैं
जो कर्वेचर है आई लेंस का, यानी कि जो सेंट्रल पार्ट होता है लेंस का, उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूर पड़ा हुआ है और दूसरा नज़दीक है, उसमें इमेज कैसे बनेगी, तो उसके हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन की, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। बट वो कह रहा है कि हमारे पास सपोज सपोज यहाँ पर लेंस है आई लेंस, ये आई बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर रेटिना इस साइड में, यहाँ पर क्या बेटा रेटिना है। अब देखिए जितना ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर होगा उसकी डेविएशन उतनी कम होगी, यानी कि सपोज अगर ये यहाँ से टकराता है तो इसकी डेविएशन इतनी कम होगी, क्योंकि रेटिना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेविएशन हुई है, ठीक है। लेकिन अगर ये इसकी नहीं है फार ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर पड़ा हुआ है फार ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन अगर इससे ही हम इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्लोज ले आए, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो बेटा इसकी वजह से डेविएशन है क्लोज आने की वजह से वो ज़्यादा हो जाएगी। ये बात आपने इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा दूर होगा आई लेंस से तो उसका जो डेविएशन पॉइंट है वो कम होगा, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट नज़दीक आ जाएगा आई लेंस से तो उसका डेविएशन पॉइंट है रेटिना पर वो ज़्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। अब वो देखिए डायग्राम नीचे पैराग्राफ में उन्होंने कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो मैं आपको यहाँ पर रीड कर देता हूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द आई, अगर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो फार अवे फ्रॉम द आई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, द डेविएशन ऑफ द लाइट थ्रू द लेंस मस्ट बी लेस, तो जो डेविएशन है इस लेंस से पास होने के बाद वो कम हो जाएगी, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि टू डू दिस द सिलरी मसल रिलैक्स एंड डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, इसके लिए क्या करेंगे कि जो सिलरी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, सिलरी मसल्स क्या हो जाएंगे बेटा, सिलरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट आई से दूर है तो उसकी जो डेविएशन जो लाइट रेस इस लेंस से पास होंगी, ह्यूमन आई की जो आँख की लेंस से पास होंगी, तो उसका डेविएशन पॉइंट है वो कम होना चाहिए। अब डेविएशन पॉइंट कम कैसे हो सकता है कि जो एक तो पहली बात में ये होता है कि सिलरी मसल्स हैं वो यहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे, और जब ये रिलैक्स होंगे तो उसका जो कर्वेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीज। क्लियर, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैंने अभी तक 3 बातें की हैं, इस हम पहले बात करते हैं फार ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट फार प्लेस होगा आई लेंस से तो क्या होगा, यहाँ पर जो लाइट रेज हैं स्ट्राइक होने के बाद उनका डेविएशन पॉइंट कम होना चाहिए, जितना ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर है उसका जो डेविएशन पॉइंट है वो कम होना चाहिए। अब डेविएशन पॉइंट कम कैसे हो सकता है, पहली बात ये कि जो सिलरी मसल्स हैं आई के, जो सिलरी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और दूसरा ये कि जो कर्वेचर ऑफ लेंस है वो उसको हम कम से कम कर देंगे, क्या करेंगे, कम से कम। उसके बाद इसका उल्ट कर दें आप कि अगर ये ऑब्जेक्ट पहले फार था फिर हम इसे नज़दीक ले आएंगे, जब ये ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा तो उसका जो डेविएशन पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका डेविएशन पॉइंट ज़्यादा हो गया है, उसके कुछ रीजंस हैं। पहली रीज़न ये है कि इसके जो सिलरी मसल हैं वो हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो इसके सिलरी मसल्स हैं वो बेटा क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो उसकी जो कर्वेचर है
कर्वेचर ऑफ लेंस वो इंक्रीज हो जाएगा। कर्वेचर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब बेटा यहाँ पर देखिए ये जो प्रोसेस है ये अकोमोडेशन का ही है। अब देखिए वो कह रहे हैं अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो दूर पड़ा हुआ है तो हमें इमेज चाहिए शार्प, रेटिना के ऊपर शार्प होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो आई लेंस है वो अपने सिलरी मसल्स को रिलैक्स कर देगा और कर्वेचर ऑफ लेंस को डिक्रीज कर देगा। जब इन दोनों प्रोसेस को वो कर देगा तो हमारे पास शार्प इमेज बन जाएगी रेटिना के ऊपर। ये बात आपको समझ आ रही है कि हमें चाहिए शार्प इमेज। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट वो फार है, दूर पड़ा हुआ है, उसकी इमेज हमें शार्प चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? शार्प इमेज के लिए पहली बात तो उसका डेविएशन पॉइंट है वो कम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि डेविएशन पॉइंट कम कैसे हो सकता है? कम इससे हो सकता है कि जो सिलरी मसल्स हैं वो पहली बात है वो रिलैक्स हो जाएं। दूसरी बात क्या है कि उसका कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस वो क्या हो जाए? वो कम से कम हो जाए। उसके बाद अगर वो कह रहा है अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो नियर है, बहुत नज़दीक रखा हुआ है, तब हमें शार्प इमेज कैसे मिलेगी? तो उसकी पहली बात ये है कि इसका जो डेविएशन पॉइंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। जब अगर कोई ऑब्जेक्ट आँख के बिल्कुल पास पड़ा हुआ है तो उसका जो डेविएशन पॉइंट है रेटिना के ऊपर वो लार्ज होना चाहिए, ज़्यादा उसका डेविएशन पॉइंट होना चाहिए। वो डेविएशन पॉइंट कैसे ज़्यादा होगा कि उसका जो सिलरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो कर्वेचर ऑफ लेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से जो हमारे पास शार्प इमेज है वो बन जाती है। यही सारा हमने डिस्कस किया किसके मुतालिक? अकोमोडेशन के मुतालिक। यानी कि हमारी जो आई है वो खुद ब खुद अकोमोडेट कर रही है। कभी वो सिलरी मसल्स को रिलैक्स कर रही है और इस पॉइंट पर आकर सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यानी कि वेरिएशन खुद ब खुद आई लेंस अपनी नेचर की वजह से उसे चेंज कर रहा है। अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे तो तभी वो शार्प इमेज बनाने की कोशिश करेगा। अगर आप उसे पास ले जाएंगे तब भी वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आई ये करेगी कि शार्प इमेज रेटिना के ऊपर बन जाए। ठीक है बेटा, ये तो था सिर्फ अकोमोडेशन के मुतालिक। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर डेफिनेशन है कुछ नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है ब्लू बॉक्स के अंदर। मैं सिर्फ अपना कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि इनके अंदर कंसेप्ट क्या है। कि सपोज आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो सपोज मैं इस बुक को देख रहा हूँ। जैसे आप इस बुक को देखना शुरू होंगे तो आपको ठीक सही नजर आ रहा है, लेकिन जैसे आप इस बुक को अपनी आँख के बिल्कुल पास लेकर रहेंगे तो आपको जो उसके वर्ड्स हैं वो ब्लर होना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ब्लर होना शुरू हो जाएंगे। या आप एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं कि जैसे ही आप किसी चीज़ को देखते हैं और उसे करीब लाने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो इमेज वो ब्लर होना शुरू हो जाती है। अब वो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा कम से कम डिस्टेंस, एक ऐसा कम से कम डिस्टेंस जिस पर हमें शार्प इमेज मिल जाए रेटिना के ऊपर। ठीक है, वो किसकी डेफिनेशन होगी? नियर पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आई एंड object at which it forms sharp image on at which it forms sharp image on retina। मगर एक ऐसा कम से कम डिस्टेंस जिस पर जो इसके दरमियान आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान एक ऐसा कम से कम डिस्टेंस जिस पर आई जो है वो शार्प इमेज बना सके। यानी कि वो कम से कम डिस्टेंस, एक तो ब्लर होना शुरू हो जाएगा, ब्लर होने से पहले वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे? नियर पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कि अगर आप बुक को अपनी आँख से दूर कर रहे हैं तो एक हद तक तो आपको उसमें वर्ड नज़र आएंगे सही तरह, लेकिन
अगर आप ज़्यादा दूर कर देंगे तो आपको वर्ड्स नज़र नहीं आएंगे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जिस पर जो आई है वो शार्प इमेज बना दे रेटिना के ऊपर, उसको आप क्या देंगे, उसको आप क्या कहेंगे, फार पॉइंट। ठीक है, तो द मैक्सिमम डिस्टेंस between eye and object at which it forms sharp image on retina is called, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जिस पर हमारी जो आई है वो रेटिना के ऊपर शार्प इमेज बना सके, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं बेटा, फार पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, अब जो नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट है ये एज के साथ साथ वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज जैसे कि बचपन में नज़र तेज़ होती है, लेकिन जैसे जैसे आप 20 से अबव जाते हैं तो आपकी जो नियर पॉइंट को चेंज होना शुरू हो जाता है। कि सपोज अर्ली 20s में जो पर्सन है वो 25 सेंटीमीटर तक यानी क्लोज करके देख सकता है, लेकिन जैसे ही वो पर्सन जो है वो 20s के बाद तक जाता है, यानी कि 20 साल से उससे ज़्यादा उम्र होती है, 30-40 तक जाता है, तो उसको 50 सेंटीमीटर तक वो उसको नज़र आना शुरू होता है। ठीक है, यानी कि 50 सेंटीमीटर तक रख के फिर उसको क्लियर नज़र आता है। लेकिन जैसे ही वो 60 या 70 प्लस हो जाता है एज में, तो उसको 500 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट नज़र आती है। ठीक है, तो ये एज के साथ साथ इसकी वेरिएशन हो सकती है। तो सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, नियर पॉइंट फार पॉइंट क्या होता है, उसको आपको ये पता होना चाहिए कि किस एज में कितना नियर पॉइंट होता है, किस एज में कितना फार पॉइंट होता है। तो बेटा ये डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 60 पर लिखी हुई है। ठीक है, जो डेफिनेशन है आज हम जो लेक्चर डिस्कस किया बेटा उसमें हमने अकोमोडेशन और उसके बाद हमने नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट को डिस्कस किया। अकोमोडेशन आपको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट आपको डिफरेंस इनका आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।